मेरे पास 5 लाख रुपये नहीं है, लेकिन बदले में मैं आपको बहुत ही कीमती चीज दे सकता हूँ। ये कहकर राहुल ने अपनी बहन को राजवीर सिंघानिया की ओर बढ़ा दिया। सिमरन को आप अपने पास रखिए, अपने साथ ले जाइए। जब तक आपके 5 लाख का इंतजाम नहीं हो जाता, आप इसे अपने पास रख सकते हैं। सिमरन अपने शराबी और जुआरी भाई की इस हरकत पर सन्न रह गई। कुछ बोलने के लिए होंठ खोले, लेकिन शब्द उसके होंठों से निकल न सके। उसे ये तो पता था कि उसका भाई राहुल एक घटिया इंसान है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस हद तक गिर जाएगा उसे अंदाजा नहीं था। और राजवीर तो सिमरन की सुंदरता से बुरी तरह घायल हो चुका था। उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले आया। रात को जब वो उसके करीब आया तो सिमरन तड़प उठी। प्लीज मेरे पास मत आइए, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। आपके घर में नौकरानी बनकर रहूंगी, लेकिन मुझे हाथ मत लगाइए प्लीज। मैं मर जाऊंगी, ये बदनामी सह नहीं सकूंगी। वो तड़प तड़प कर रो पड़ी थी और राजवीर उसे हैरानी से देखने लगा। वो उसके पास आया जरूर था, लेकिन उसके साथ कोई रिश्ता बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसके माथे पर लगे जख्म को साफ करने के लिए, जो उसे उस वक्त लगा था जब राहुल ने उसका हाथ राजवीर के हाथ में दिया था। और राजवीर से अपना हाथ छुड़ाकर वो राहुल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी राहुल, तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। और राहुल ने एक जोरदार थप्पड़ सिमरन के गाल पर रखा था। वो लड़खड़ाकर पीछे रखी टेबल से जा टकराई। उसके माथे पर टेबल का कोना लगा और वहां से खून बहने लगा था, और वही जख्म राजवीर साफ करने के लिए आगे बढ़ा था। ठीक है, आज से तुम हवेली में काम करोगी, घर के सारे नौकरों पर नजर रखोगी और अपनी निगरानी में उनसे काम करवाओगी। इस काम की तुम्हें महीने की तनख्वाह मिलेगी। जब मेरे 5 लाख पूरे हो जाएंगे तब तुम इस घर से जा सकती हो। बस कर दो राहुल, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ये 5,000 रुपये जो मुझे ट्यूशन की फीस के मिले हैं, अगर ये भी तुम ले लोगे तो मैं घर का राशन कहाँ से लाऊंगी, पापा की दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी। सिमरन रोते हुए राहुल के सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन राहुल वो रुपये सिमरन से छीन चुका था। देखना, इसके डबल करके दूंगा तुझे। मैंने एक दांव लगाया है और मुझे यकीन है मैं जीत जाऊंगा। घर का राशन भी आ जाएगा और पापा की दवाइयाँ भी। ये कहकर वो 5,000 रुपये लेकर चला गया था और सिमरन वहीं रोती रह गई। ये 5,000 उसके लिए बहुत मायने रखते थे। वो रोती हुई अपने पापा के कमरे में गई, जहां अनिल जी बिस्तर पर लेटे कराह रहे थे। उनका एक हाथ लकवा गिरस था। पापा, राहुल सारे पैसे ले गया। मैं एक एक पैसा जोड़ रही थी आपकी दवाई के लिए, घर के राशन के लिए। अनिल जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। वो उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर काफी देर तक रोती रही। अनिल जी कभी आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत तो नहीं थे, लेकिन जब वो एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते थे तो घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। वो मेहनती और ईमानदार इंसान थे। पिछले साल उनकी पत्नी सुनीता का देहांत हुआ और फिर कुछ ही महीनों बाद उन्हें लकवा मार गया। दोनों बच्चों के साथ वो सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन एक के बाद एक मुसीबतें उनके दरवाजे पर दस्तक देती रहीं। माँ की मौत और बाप की बीमारी ने राहुल को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। अभी उसकी उम्र केवल 22 साल थी और सिमरन से वो 2 साल बड़ा था। शुरुआत में उसने नौकरी के लिए इधर उधर कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो गलत संगति में पड़कर जुआ खेलने लगा। 6 महीनों में ही वो घर के बर्तन तक बेच चुका था। जब घर में भूखे रहने की नौबत आई तो सिमरन ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वही पैसे भी राहुल डबल कराने के बहाने छीनकर लेकर चला गया था। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए सिमरन सरकारी अस्पताल की ओर भागी थी, क्योंकि अनिल जी की सारी दवाइयां खत्म हो रही थीं। और घंटों लाइन में लगने के बाद वो अपने पापा की दवाइयां लेकर लौटी। अस्पताल की हालत खराब थी। डॉक्टर सीधे मुंह बात नहीं करते। दवा की लाइन अलग तो जांच की लाइन अलग लगाना पड़ती थी। रात को राहुल जब घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। सिमरन समझ गई कि वो फिर से पैसे हार गया है। गुस्से में आकर उसने राहुल को बातें सुनाई। तुम तो कह रहे थे डबल करके लाऊंगा। राहुल भी झल्ला उठा। बकवास बंद कर अपनी, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। सिमरन ने गौर से उसका चेहरा देखा तो वो सच में उसे परेशान लगा और कुछ डरा हुआ भी लग रहा था। वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चला गया और सिमरन अफसोस से अपनी आंखों में आई नमी साफ करने लगी। अगली सुबह दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सिमरन ने दरवाजा खोला तो एक अमीर सूट बूट पहने हुए एक बेहद रौबदार और खूबसूरत पर्सनालिटी का आदमी खड़ा था।
साथ में कुछ गार्ड भी थे। इतनी बड़ी गाड़ी में उस इंसान का सिमरन के घर आना उसे सचमुच हैरत में डाल गया था। उनके घर तो उनके रिश्तेदार भी नहीं आते थे, फिर इतना अमीर आदमी उनके घर क्यों आया था? आसपास मोहल्ले के लोग भी झांक झांक कर देख रहे थे। राजवीर सिंघानिया को हैरान होकर देख रहे थे। यहाँ राहुल रहता है? उसने सिमरन को ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा। जी, मेरा भाई है। आप कौन? सिमरन ने घबराते हुए पूछा। उसी वक्त राहुल भी कमरे से बाहर निकला और सामने खड़े राजवीर सिंघानिया को देखकर कांप उठा। राजवीर सिंघानिया शहर का नामी उद्योगपति। राहुल 4-5 दिन पहले ही उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने गया था। उसकी हालत देखकर राजवीर ने उसे नौकरी पर भी रख लिया था और उसे 5 लाख रुपये एक जरूरी डील के पहुंचाने के लिए दे दिए थे। रास्ते में राहुल को एक पुराना दोस्त मिला जिसने उसे बहकाया, तो ये पैसे एक जगह डबल कर सकता है, 100% जीत पक्की है। राहुल लालच में आ गया और पूरा पैसा जुए में हार गया। अब राजवीर खुद उसके घर पहुंच चुका था, क्योंकि राजवीर के लिए राहुल का पता निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। राहुल राजवीर के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए सर, मैं लालच में आ गया था। प्लीज, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। जबकि सिमरन हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। राजवीर ने उसे ऊपर उठाया और एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, बात पैसे की नहीं है, बात मेरे विश्वास की है। मैंने तुम्हारी हालत पर तरस खाकर तुम्हें नौकरी दी, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया और मैं धोखेबाजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ये कहकर राजवीर ने उसका कॉलर पकड़ लिया। इस धोखे की सजा तुझे जरूर मिलेगी। जेल जाने के लिए तैयार हो जा। और जेल की धमकी सुनकर राहुल डर गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे बचाए। और तभी उसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह चमक उठा था। राहुल ने झट से डरकर जल्दी से सिमरन का हाथ पकड़ा और राजवीर की ओर बढ़ाया। सर, आप इसे अपने साथ ले जाइए। जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं कर देता, इसे अपने पास रखिए। राजवीर को अब एक और झटका लगा था। उसे ये तो पता था कि राहुल झूठा है, धोखेबाज है, पर अब ये देखकर वो हैरान रह गया था कि ये आदमी इतना गिरा हुआ है कि अपनी बहन को सौंपने से भी नहीं हिचक रहा। सिमरन की आंखों में आंसू छलक आए। वो एक झटके से राहुल की ओर बढ़ी और उसे कॉलर से पकड़ते हुए बोली, बेगैरत इंसान, अपनी बहन का सौदा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? राहुल ने बदले में उसे खुद से दूर झटका था और वो लड़खड़ाकर आंगन में पड़ी टेबल से जा टकराई और उसके माथे से खून बहने लगा। तो क्या मैं जेल चला जाऊं? कम से कम तो किसी अमीर आदमी के पास जाएगी और मैं पापा का इलाज करवा सकूंगा। पापा का नाम बीच में मत लो राहुल, ये सब कुछ तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। सिमरन की कांच जैसी हरी आंखों से आंसू बहने लगे और राजवीर अब तक पूरे हालात बहुत अच्छे से समझ चुका था। सिमरन की मजबूरी और उसकी बेबसी उसके दिल को छू गई थी। वो एक पल रुका, जैसे कोई बड़ा फैसला किया हो, फिर सख्त लहजे में बोला, ठीक है, 5 लाख के बदले मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। सिमरन ने एक झटके से सर उठाकर राजवीर को देखा। वो देखने में एक अच्छे घराने का सभ्य और संस्कारी लड़का लग रहा था। उसे लगा कि वो राहुल की इस डील को ठुकरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो तो फौरन ही राजी हो गया था। अब उसे राजवीर से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। जबकि राजवीर ने आगे बढ़कर सिमरन का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया था, जो बर्फ की तरह एकदम ठंडा हो रहा था। सिमरन ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मेरा हाथ, मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन राजवीर ने उसे मजबूती से थाम लिया और गाड़ी की तरफ ले चला। छोड़िए मुझे आपके साथ नहीं जाना। आपके पैसे राहुल ने लिए हैं ना? उसने आपको धोखा दिया है, तो उसी से बदला लीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन राजवीर उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। एक झटके से उसने दरवाजा खोलकर सिमरन को अंदर धकेला था और गाड़ी का दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। पूरे रास्ते सिमरन की सिसकियां गाड़ी के अंदर गूंजती रही थीं। कभी कभी वो चुपचाप नजरें उठाकर राजवीर की ओर देखती, तो वो भी पल भर के लिए उसकी तरफ देख लेता। लेकिन जब उसकी सिसकियों ने हद पार कर दी तो राजवीर ने अचानक गाड़ी एक झटके से रोकी थी। रोना बंद करो, वरना चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। वो गुस्से से दहाड़ा था। वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है और तुम इसे और ज्यादा खराब मत करो। राजवीर का दिमाग झुंझलाहट और गुस्से का शिकार था, क्योंकि जज्बात में भरकर उसने सिमरन को साथ लाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब आगे क्या होगा ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था।
उसे नहीं पता कि वो क्या करे, दादी को क्या बताए कि लड़की कौन है और क्यों मैं इसे घर लेकर आया हूँ। ये सोचकर वो काफी परेशान था। उसकी झुंझलाहट और गुस्से से सिमरन सच में डर गई थी। गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। सिमरन चुपचाप गोद में हाथ रखे बैठी रही। राजवीर ने उसका दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींच लिया। ड्रामे करना बंद करो, समझी? वो झल्लाया। दरवाजे पर पहुंचने से पहले उसने हल्का सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका था। पूरा हॉल एकदम खाली पड़ा था। फिर उसने सिमरन का हाथ पकड़ा और चुपचाप उसे अपने कमरे की ओर ले गया। फ्रेश हो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और एक बात कान खोलकर सुन लो, जब मैं कमरे में लौटूं तो तुम्हारा ये रोया हुआ बिखरा चेहरा नहीं देखना चाहता। ये कहते हुए उसने एक लोअर और टी शर्ट उसकी तरफ फेंके और झुंझलाहट से दरवाजा बंद करते हुए बाहर चला गया। सिमरन ने एक नज़र उन कपड़ों पर डाली और फिर उन्हें दूर फेंकते हुए वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद जब राजवीर कमरे में लौटा तो वो अभी भी जमीन पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही वो घबराकर दीवार से सटकर बैठ गई। राजवीर के माथे पर बल उभर आए, लेकिन उसने खुद को तुरंत संयत कर लिया। फिर धीरे धीरे कदमों से उसके पास आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अभी उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि सिमरन सहमकर पीछे हटी। नहीं, प्लीज मेरे पास मत आइए, मुझे हाथ मत लगाइए, मैं मर जाऊंगी। ये जिल्लत मैं और नहीं सह सकती। राजवीर उस मासूम सी लड़की की ओर हैरत से देखने लगा, जिसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं और पूरा चेहरा लाल गुलाबी हो रहा था। एक हल्की सी मुस्कान राजवीर के होठों को छू गई। उसने सिमरन की यह गलतफहमी दूर नहीं की कि वो उसके पास किसी गलत इरादे से नहीं बढ़ा था, बल्कि उसके माथे पर लगे जख्म को देखने के लिए आगे बढ़ा था। लेकिन उसने जानबूझकर चुप्पी साधी और सिमरन को और भी डरा दिया। क्यों ना आऊं तुम्हारे करीब? मैं तुम्हें पूरे 5 लाख के बदले खरीद कर लाया हूँ। अब तुम मेरी हो, जैसे चाहूँ तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इस रात के लिए मैंने बहुत कुछ सोच कर रखा है। मैंने कहा था ना, जाकर फ्रेश हो जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही तुम्हें अपने हाथों से। वो अपनी बात अधूरी छोड़ गया और सिमरन तड़प उठी। नहीं प्लीज, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, वो कांपते होठों से बोली थी। राजवीर का ध्यान उसके उन नाजुक लबों पर अटक कर रह गया। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की उसके दिल को इतनी गहराई से छू रही थी। उसका मन मचलने लगा कि उसे छूकर देखे, उसके नाजुक से लबों को महसूस करे, उसके बालों की खुशबू में खो जाए, उसकी कांच सी आंखों को अपने होठों से छूकर देखे। मगर उसने खुद को संभाल लिया। वो जानता था कि इस लड़की को वो बिना किसी रिश्ते के अपने पास नहीं रख सकता। वो बस बिना सोचे समझे उसे वहां से उठा लाया था, क्योंकि वो जानता था जिस हद तक राहुल गिर चुका था, आज नहीं तो कल वो सिमरन का सौदा कर ही देगा। और वो सिमरन, जिसकी खूबसूरती ने उसे पहली ही नजर में घायल कर दिया था, अब उसे किसी भी कीमत पर तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। खुद को संभालते हुए वो एक नपे तुले अंदाज में धीरे से बोला था, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे अपने 5 लाख रुपये वसूल न करूं तो तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूं। मैं तैयार हूं, वो जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली। राजवीर की इस बात ने सिमरन को उम्मीद की एक डोर थमा दी थी। ठीक है, पहले तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, फिर उसके बाद बताऊंगा कि अब आगे क्या करना है। और ये सुनकर उसके होंठ फड़फड़ा उठे थे। शादी? राजवीर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। हाँ, ये सिर्फ नाम की शादी होगी, क्योंकि तुम इस घर में बिना किसी रिश्ते के नहीं रह सकती। मैं अपने घर वालों को बताऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। उसके बाद मैं तुमसे अपने 5 लाख रुपये भी वसूल करूंगा। अगर तुम शादी के लिए नहीं मानोगी तो मैं बिना शादी के ही तुमसे अपने पैसे वसूल करूंगा, समझी? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर जैसे ही वो उठकर जाने लगा, पीछे से सिमरन की आवाज आई, मैं शादी के लिए राजी हूँ। और राजवीर के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी थी। उस मुस्कान को सिमरन नहीं देख पाई थी, क्योंकि उस वक्त राजवीर की पीठ थी सिमरन की ओर से। सिमरन आईने के सामने खड़ी अपने आप को हैरानी से देख रही थी। एक ही दिन में उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। दुल्हन के लाल जोड़े में वो बेहद सुंदर लग रही थी। सुंदर गहने और हल्का सा मेकअप उसके रूप को और भी निखार रहे थे। उसने कभी जिंदगी में इतना कीमती ड्रेस नहीं पहना था और ना ही कभी ऐसे सजी थी। आज पहली बार खुद को इस रूप में देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आईने में जो लड़की दिख रही है वही सिमरन है। लोगों से उसने अपनी खूबसूरती की तारीफ तो सुनी थी, पर कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी सहेली उसे कहती थी, सिमरन तो बहुत सुंदर है, अपनी आंखें देखी हैं कभी?
गौर से देख, एकदम कांच जैसी। देखना कोई तेरी आंखों में एक दिन जरूर डूब जाएगा। और सिमरन एक कड़वी सी मुस्कान छोड़कर रह जाती। उसे पता था ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक कच्चे मोहल्ले की एक झोपड़ी में पली बड़ी लड़की, जहां न साफ पानी था न अच्छा खाना, हर तरफ बदबू फैली रहती थी और बारिश में टीन की छत टपकती थी। उस माहौल से निकलकर इतने बड़े माहौल में आ जाना किसी सपने से कम नहीं था। उसने अपने बाजू को हल्के से चुटकी काट कर देखा तो दर्द की टीस ने उसे यकीन हो गया कि वो सपने में नहीं हकीकत में है। जिंदगी में उसने बहुत मुश्किलें देखी थी, मगर कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब उसकी शादी होगी और वो खुश नहीं होगी। उसकी शादी एक सौदे का हिस्सा थी, इसीलिए वो चाह कर भी अपने सजे हुए रूप की तारीफ नहीं कर पा रही थी और थके कदमों से जाकर बिस्तर पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद एक नौकरानी उसे लेने आई। नीचे मंडप तैयार था और शादी की सारी तैयारियां थीं। वो धीरे धीरे कदमों से नीचे आई। कुछ ही समय बाद उसके नाम के साथ राजवीर सिंघानिया का नाम जोड़ दिया गया। शादी एक लड़की की जिंदगी का ऐसा समय होता है जब वो एक साथ खुश भी होती है और उदास भी। उसे नई जिंदगी और नया जीवन साथी मिलने की खुशी होती है, लेकिन अपने मायके को छोड़ने का दुख भी होता है। सिमरन के दिल में तो खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी। हाँ, दुख जरूर था। अपने घर को छोड़ने का नहीं, बल्कि अपने आप को एक सौदा बन जाने पर उसे बेख्तियार अपने पापा की याद आई। पता नहीं राहुल ने पापा को समय पर खाना और दवाई दी होगी या नहीं। उन्होंने मेरे बारे में जरूर पूछा होगा। राहुल ने पापा को क्या बताया होगा मेरे बारे में। यही सब सोच सोचकर सिमरन परेशान हो रही थी। पता नहीं आगे उसकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला था। राजवीर सिंघानिया सुबह उसे अपने साथ लाया था और अब फिर घर से चला गया था। वो पूरा दिन कमरे में बंद रही थी। दोपहर का खाना भी कमरे में भेज दिया गया था। शाम के समय एक नौकरानी उसके कमरे में कुछ सामान रखकर गई और कुछ देर बाद एक ब्यूटिशियन आई थी जो उसे तैयार करके चली गई। क्या वो वापस आकर उससे रिश्ता बनाएगा और फिर अपना मतलब निकाल कर उसे छोड़ देगा, या फिर उसे किसी गलत काम में इस्तेमाल करेगा, या फिर बाकी अमीरजादों की तरह सजाकर अपने बिजनेस पार्टनर्स के सामने पेश करेगा और अपने काम निकालेगा। इन सब सोचों ने सिमरन के दिमाग को जैसे चीर दिया। उसकी आने वाली जिंदगी का डर एक तलवार की तरह उसके सिर पर लटक रहा था और सिर्फ एक शख्स था जो उसे इस डर से बाहर निकाल सकता था, उसके सारे सवालों का जवाब देकर, और वो था राजवीर सिंघानिया। लेकिन वो तो गायब था। सिमरन बिस्तर की टेक लगाकर आंखें मूंद गई। उसका दिमाग इतना थक चुका था कि कुछ सोच पाने की हालत में अब बिल्कुल भी नहीं था। सिमरन को नींद आने लगी तो उसने एक तकिया सीधा किया और बिना कपड़े बदले वहीं बिस्तर पर आधी लेटी हुई सी सो गई। कहते हैं जब थकावट हद से ज्यादा हो तो नींद कांटों के बिस्तर पर भी आ जाती है, और सिमरन को तो यहाँ एक नरम और मखमली बिस्तर मौजूद था। कुछ ही देर में वो गहरी नींद की आगोश में चली गई। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब राजवीर सिंघानिया कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और चेहरे से ही थकावट साफ झलक रही थी। आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। कपड़े बदलने तक का उसे होश नहीं था। वो आगे बढ़ा और गिरने के से अंदाज में एकदम बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तभी एक लड़की की चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। एक नाजुक नरम सा शरीर राजवीर सिंघानिया के नीचे दबा हुआ था और निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी राजवीर को याद आया कि अब उसकी बीबी भी है, जिससे आज ही शाम को उसकी शादी हुई है। वो झट से उठा और साइड टेबल का लैंप जलाया। सिमरन बिस्तर पर बैठी हुई थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसने अपना हाथ सीने पर रखा हुआ था। राजवीर ने ध्यान से उसकी ओर देखा। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई सी लग रही थी। सिमरन वही लड़की थी जिसकी खूबसूरती ने पहले ही नजर में उसे घायल कर दिया था। इस वक्त भी वो अपने रूप के सभी हथियारों से लैस लग रही थी और राजवीर बस एकटक उसे देखता जा रहा था। आज उनकी शादी हुई थी और ये उनकी शादी की पहली रात थी। लेकिन कितनी हैरत की बात थी कि राजवीर काम में इस कदर व्यस्त हो गया था कि अपनी शादी और शादी की पहली रात को ही भूल चुका था। अब जब सामने दुल्हन बनी सिमरन को देखा तो पता नहीं क्यों बेख्तियार दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। सारी थकान, सारी नींद एक पल में ही हवा होने लगी थी। लेकिन वो उसे छू नहीं सकता था। उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना सकता था। ये सोच कर ही पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो उठकर एकदम से वॉशरूम में चला गया और फिर लौटकर अलमारी के सामने जाकर खड़ा हो गया, जबकि सिमरन उसकी हर हरकत को चुपचाप देख रही थी। वो चाहती थी कि खुलकर बात करे
और इस रिश्ते की सच्चाई को समझे। वो इंतजार कर रही थी कि कब राजवीर उसके पास आए और कब बात करने का मौका मिले। कुछ देर बाद राजवीर उसके पास आकर बैठा तो सिमरन एकदम घबराकर जरा सा पीछे खिसक गई और फिर उसने घबराते हुए हाथ मरोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजवीर जानबूझकर उसकी तरफ देखने से बच रहा था और उसकी तरफ से ध्यान हटाने की खातिर अपने जेब से मोबाइल निकालकर उस पर कुछ स्क्रॉल करने लगा। उसे लग रहा था कि अगर उसने नजरें मिलाई तो फिर से वो उसकी तरफ खींचने लगेगा। लेकिन सिमरन की बात सुनकर उसने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से उसके करीब आया। उसे कंधों से पकड़ा ही था कि सिमरन के पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ चुका था। यानी इस सौदे की शादी में भी राजवीर उससे अपना हक वसूल करना चाहता है। ये सोच कर ही सिमरन को रोना आया था। बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिमरन के चेहरे को ध्यान से देख रहा था कि तभी सिमरन ने पलकें झुका लीं और उसकी आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे। प्लीज मेरे पास मत आइए, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी, आपको बोला था ना मैंने। राजवीर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सिमरन का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं था। उसने झट से उसके कंधों को छोड़ दिया था। ठीक है, तुम मेरे पैसे लौटाने के लिए क्या करोगी? जानती भी हो पूरे 5 लाख रुपये हैं। मेरे लिए ये रकम कुछ भी नहीं, लेकिन शायद तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। कहाँ से लाओगी इतने सारे पैसे? राजवीर ने उसकी तरफ देखकर एक भौं उठाते हुए पूछा। वो जानना चाहता था कि सिमरन के इरादे क्या हैं। मैं कुछ भी कर लूंगी, मगर आपके पैसे मैं लौटा दूंगी। अगर आप मुझे घर से बाहर जाकर काम करने की इजाजत दें तो मैं जल्दी ही आपके पैसे चुका दूंगी, चाहे मुझे डबल शिफ्ट क्यों ना करनी पड़े। सिमरन धीरे से बोल रही थी, जबकि राजवीर दिल ही दिल उसके जवाब से काफी प्रभावित हुआ था। ठीक है, आज से तुम इसी घर में रहोगी और काम करोगी। घर के सारे नौकरों पर नजर रखना, घर का हिसाब किताब करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और इसके लिए मैं तुम्हें हर महीने सैलरी दिया करूंगा। जब तुम्हारे 5 लाख पूरे हो जाएंगे तब तुम इस घर से जा सकती हो। यह हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी उस दिन खत्म हो जाएगी। राजवीर ने बहुत ही मुलायम लहजे में सिमरन के चेहरे को नजरों में भरते हुए कहा। सिमरन ने उसकी बात समझते हुए सिर हिला दिया और अपनी पूरी रजामंदी दे दी। राजवीर कुछ देर उसे खामोशी से देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। कुछ समय बाद वो दोबारा कमरे में लौटा। उसके हाथ में कॉफी के 2 कप थे। मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें साफ करना चाहता था, मगर साथ ही नींद भी बहुत आ रही थी, तो सोचा कॉफी बना दूं ताकि बात भी हो जाए और नींद भी थोड़ी दूर हो जाए। राजवीर की बात सुनकर सिमरन ने हैरानी से उसकी ओर देखा, मगर कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसके हाथ से एक कप कॉफी का ले लिया। राजवीर उसके सामने बैठ गया और उसकी मोहक सूरत को नजरों के घेरे में लेते हुए बोला, देखो सिमरन, इस घर में मेरी एक दादी हैं। मेरे माँ बाप बहुत पहले मर चुके हैं। मुझे मेरी दादी ने ही पाला है। उन्हीं की बदौलत मैं इस लायक बना कि अपने पापा का बिजनेस संभाल सकूं। मैं दादी से बहुत प्यार करता हूं। बस इतना कहना है कि तुम्हारे होने से उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सिमरन ने राजवीर की बात सुनकर सहमति में सिर हिला दिया। हालांकि वो उसकी बात पूरी तरह समझी नहीं थी। जब भी एक सौदे की शादी थी तो देर सवेर उसे खत्म हो जाना था। तो फिर आखिर उसे क्या जरूरत थी कि वो उसकी दादी का ख्याल रखती या ना रखती, मगर उसे इस घर में नौकरों की निगरानी करनी थी और उन्हीं के साथ नौकरों की तरह काम भी करना था। इसीलिए उसने कोई सवाल जवाब नहीं किए और इस बात को भी अपनी ड्यूटी समझते हुए सिर हिला दिया। उसकी इतनी आज्ञाकारिता देखकर राजवीर मुस्कुरा दिया और फिर कहने लगा, इस घर में किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जैसे ही समझौता पूरा होगा हम ये रिश्ता खत्म कर देंगे और तुम आजाद। इसी वजह से हमें एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह भी रहना होगा। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, लेकिन हमें एक ही कमरे में रहना होगा ताकि किसी को हमारे रिश्ते की सच्चाई का अंदाजा ना हो। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? सिमरन के लिए ये सब करना आसान नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राजवीर के साथ एक ही कमरे में कैसे रह पाएगी, मगर इनकार की भी कोई स्थिति नहीं थी। इसीलिए चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। क्या तुम भी कुछ कहना चाहती हो? इस रिश्ते को निभाने के लिए क्या तुम्हारी कोई शर्त है? राजवीर ने पूछा तो सिमरन ने ना में सिर हिला दिया। सिमरन के लिए इतना ही बहुत था कि उसकी इज्जत इस घर में महफूज थी। राजवीर ने उससे कोई शारीरिक रिश्ता बनाने की जबरदस्ती नहीं की थी। ये बात ही उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसे अपना कर्ज चुकाने का मौका मिल रहा था और वो इस जबरदस्ती के रिश्ते से बाहर निकल सकती थी। अगर राजवीर उसे वापस भेजने से इनकार कर देता
तब भी वो क्या कर सकती थी। आखिर वो 5 लाख के बदले इस घर में लाई गई थी। अब वो उसके सामने अपनी कोई भी शर्त रखना नहीं चाहती थी। उसकी ये चुप्पी और सहमति राजवीर को उस समय जरा भी अच्छी नहीं लगी, मगर फिर वो चुपचाप उठकर सोफे पर जाकर लेट गया। उसका इरादा तो सिमरन से और बातें करने का था। वो उसके चेहरे को और निहारना चाहता था, मगर जब सिमरन ने ही बात खत्म कर दी तो उसे भी चुपचाप हटना पड़ा। सुबह राजवीर की आंख पीठ में उठती दर्द की तेज लहर की वजह से खुली। रात भर सोफे पर सोने के कारण उसकी कमर अकड़ चुकी थी। वो कराहते हुए उठा और बिस्तर की ओर देखा, मगर सिमरन वहां नहीं थी कि तभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई तो वो थोड़ा सा सीधा होकर बैठ गया। तभी दरवाजा खुला और सिमरन बाहर निकली। सिमरन को देखकर राजवीर को जोर का झटका लगा। सिमरन के कपड़े इतने अजीब थे कि वो खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। उसने अपनी शादी के जोड़े वाले जरीदार दुपट्टे को कुछ इस अजीब अंदाज में लपेट रखा था जैसे किसी ने एक ही दुपट्टे से साड़ी बनाने की कोशिश की हो। हाँ, ब्लाउज लहंगे वाला ही पहना हुआ था। राजवीर हंसी से लोटपोट हो गया और सिमरन के पास आकर खड़ा हो गया। वो बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी थी और फिर शर्मिंदा होकर निगाहें झुकाकर खड़ी हो गई। ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? मैंने आज तक किसी लड़की को ऐसे कपड़ों में नहीं देखा, राजवीर ने हंसते हुए कहा। राजवीर को इस तरह हंसता देखकर सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मेरे पास शादी के जोड़े के अलावा दूसरा कोई कपड़ा नहीं था, और जो कपड़े आप मुझे कल देकर गए थे इस कमरे में वो भी नहीं थे। जब मैं नहाने गई तब मुझे ध्यान आया कि लहंगा पहनकर तो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। अब आपको नींद से जगाना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी ये बात सुनकर राजवीर को शर्मिंदगी महसूस हुई। माफ करना सिमरन, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं होंगे। ऐसा करो, अलमारी में से कोई भी मेरी शर्ट और ट्राउजर पहन लो। मैं आज तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा देता हूँ और फिर तुम खुद शॉपिंग पर जाकर जो चाहे खरीद लेना। राजवीर ने बड़े ही खुले दिल से ये बात कही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर वो बेचैन था। वो आगे बढ़ा और सिमरन की आंखों से आंसू पोंछने लगा। उसकी भीगी हुई आंखें बेहद हंसी लग रही थीं और राजवीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका दिल किया कि आगे बढ़कर अपने होंठ सिमरन की पलकों पर रख दे, मगर उसने खुद पर काबू रखा। सिमरन के चेहरे को छूते ही उसके अंदर एक करंट सा दौड़ गया। दोनों कई पल तक एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। ये लम्हे बहुत ही खूबसूरत थे, मगर दोनों को अपने हालात का एहसास था। इसीलिए सिमरन पीछे हट गई और राजवीर भी लंबी सांस लेते हुए वॉशरूम में चला गया। उसे खुद को संभालने के लिए वक्त चाहिए था और यही हाल सिमरन का भी था। वो वहीं खड़ी गहरी गहरी सांसें लेती रही और फिर अलमारी की ओर बढ़ गई। सामने राजवीर के कपड़े लटके हुए थे, मगर वे इतने लंबे थे कि सिमरन उनमें पूरी तरह छिप जाती। फिर सिमरन वही ट्राउजर और शर्ट उठा लाई जो कल राजवीर ने उसे पहनने के लिए दी थी, लेकिन उसने पहनी नहीं थी और नौकरानी ने उसे उठाकर वापस अलमारी में रख दिया था। वो ड्रेसिंग रूम में गई और जैसे तैसे करके राजवीर का ट्राउजर और शर्ट पहनकर बाहर निकल आई। इन ढीले ढाले कपड़ों में सिमरन का नाजुक जिस्म जैसे कहीं छुप सा गया था। उसने बाजुओं को कोहनी पर फोल्ड कर रखा था और एक बेल्ट की मदद से शर्ट को कमर पर कसकर बांध रखा था। उसका नाजुक रूप इस बेढंगे कपड़ों में भी बेहद खूबसूरत लग रहा था। जब राजवीर ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। हल्की व्हाइट कॉटन की शर्ट जो उसके वजूद की खूबसूरती को और भी उभार रही थी। उसके ब्लैक स्ट्रिप व्हाइट शर्ट के आर पार साफ दिखाई दे रही थी और जब अनजाने ही उसकी नजर सिमरन की धड़कनों पर ठहरी तो उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। उसका जी चाहा कि सब कुछ भूलकर सिमरन को अपनी बाहों में भर ले, उसकी खूबसूरत धड़कनों को महसूस करे, उसकी नाजुकता में डूब जाए। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। सिमरन उसकी नजरों से बुरी तरह परेशान हो रही थी और फिर बेमतलब ही ड्रेसिंग टेबल पर रखा सामान इधर उधर सेट करने लगी। राजवीर के लिए उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने खुद पर काबू रखा और कदम बाहर की ओर बढ़ाए कि तभी पीछे से उसे सिमरन की आवाज सुनाई दी। मुझे एक बार अपने पापा से मिलना है। राजवीर के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने मुड़कर सिमरन की ओर देखा। तुम्हारे पापा इस वक्त एक अस्पताल में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। भगवान ने चाहा तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल में? लेकिन पापा तो घर पर थे ना, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? वो एकदम घबराकर राजवीर के सामने आकर खड़ी हो गई। रिलैक्स, वो बिल्कुल ठीक है। कल पूरा दिन मैं इसी भागदौड़ में लगा रहा। अंकल जी की तबीयत बिगड़ने लगी थी तो मैं उन्हें लेकर अस्पताल चला गया था। राहुल को तो
मैं एक ही नज़र में पहचान गया था कि वो कैसा इंसान है। कल पूरा दिन वो घर नहीं आया था और इसी दौरान अंकल जी की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैंने उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है और डॉक्टर उम्मीद दिला रहे हैं कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और सिमरन की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। ये इंसान तो उसकी उम्मीदों से भी बढ़कर अच्छा निकला। वो उसका ये एहसान कैसे चुकाएगी। शाम तक सिमरन कमरे में ही रही थी। घर के नौकर अभी तक हैरान थे कि उनका वो बॉस जो शादी के नाम से चिढ़ता था, अब अचानक एक पत्नी लेकर आ गया था और जो कमरे से बाहर भी नहीं निकल रही थी। सब नौकर सिमरन को देखने के लिए बुरी तरह बेताब थे, जो उनके बॉस की पत्नी बनी थी। मगर सिमरन ने जो कपड़े पहन रखे थे उनमें वो कभी भी बाहर नहीं आ सकती थी। राजवीर बाहर से लौटकर आया तो उसके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग थे, जिनमें सिमरन के लिए कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स और बाकी जरूरत की सारी चीजें थीं। राजवीर ने सारा सामान सिमरन की ओर बढ़ा दिया और जब सिमरन ने सामान बाहर निकाला तो उसमें मौजूद लेडीज सामान देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, जबकि राजवीर एक होंठ दांतों से दबाते हुए